नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक जो है वो भारतीय रेलवे की जो भर्तियां हैं उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। स्पेशली जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं आरआरबी ग्रुप डी का जो मैथ का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, वो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरे पास में काफ़ी कमेंट्स आए और एक दो मैसेज भी आए कि सर आरआरबी ग्रुप डी क्या है ना। तो अब मेरे माइंड में एक सवाल आया, जो आपके माइंड में सवाल है कि भाई हमको क्यों पढ़ रहे हैं, किस बात के लिए पढ़ रहे हैं, यही अगर पता नहीं है तो पढ़ने का मतलब ही क्या है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी की जानकारी है तो आप ना देखें तो चलेगा, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पूरा देखें, भले आप एग्ज़ाम ना दो। मैं बता रहा हूँ कारण, अगर आपसे आपका कोई मिलने वाला कोई रिश्तेदार अगर तैयारी करना चाहे तो आप उसको बता सकते हो भाई तू ये भी कर सकता है, इस एग्ज़ाम के अलावा ये भी तैयारी कर सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि हमें जानकारी नहीं है तो इसलिए हम लोग दूसरों को बता नहीं पाते, और जब बता नहीं पाते दूसरा उसके अभाव में ही चलता रहता है। ठीक है, तो हमें जानकारी को शेयर करना भी ज़रूरी है। यानी कि शेयर करना मतलब ये है कि आपके पास में जो जानकारी है वो बाकी लोगों तक पहुँचानी ज़रूरी। तो मैं ग्रुप डी के बारे में आप जानकारी दूंगा आज, लेकिन एक मोटे तौर पर मैं पूरा रेलवे के क्या सिस्टम में क्या क्या भर्तियां होती है ना। जो हम लोग देखते हैं कि भाई ये रेल चलती है तो चलाने वाले की भर्ती कैसे होती है, उनके ऊपर ऑर्डर देने वाले की भर्ती कैसे होती है, पटरियों को सुधारने वाले की भर्ती कैसे होती है, टिकट लेने वाले की भर्ती कहाँ से होती है, ये काफ़ी बातें हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग नहीं समझने वाले हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा और मैं सिर्फ ग्रुप डी के बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। रेलवे में भर्तियां जो होती है वो 4 अलग अलग ग्रुप में बटी हुई है। रेलवे की भर्तियां 4 अलग अलग ग्रुप में बटी हुई है, समझना भारतीय रेलवे की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 4 अलग अलग ग्रुप कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके पास में 4 जो ग्रुप रहेंगे भारतीय रेलवे का, उसमें सबसे पहला आता है आपका ग्रुप ए। कौन सा? ग्रुप ए आता है। उसके बाद में आपका ग्रुप बी होता है, और फिर ग्रुप सी होता है, और ग्रुप डी होता है। ये 4 टाइप के वहाँ पर कैटेगरीज में बांट दिया है। जो भी वैकेंसीज होती है, जो भी भर्तियाँ होती है, जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो इन 4 ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप ए क्या है। समझना बात को कि भाई ग्रुप ए क्या है। तो इसमें जो है जो भी अधिकारी और ऑफिसर जो आते हैं, क्या बात कर रहा हूँ मैं कि जो भी अधिकारी, ठीक है, अधिकारी या इंजीनियरिंग सर्विस में जो भी अधिकारी आते हैं, ऑफिसर आते हैं, वो यहाँ से आते हैं तो वो IAS से आते हैं या IES से आते हैं। ठीक है, ये जो है वो IES या IES दोनों से आ सकते हैं अधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो IES और IAS जो बनते हैं वो एक एग्ज़ाम देते हैं। उस एग्ज़ाम का नाम जो है वो किसके माध्यम से होता है? ये जो आएंगे वो एक एग्ज़ाम UPSC है ना, जो कलेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है, हम लोग जनरली कलेक्टर का जो एग्ज़ाम कहते हैं, उसके माध्यम से आते हैं, UPSC। ठीक है, मतलब सेंट्रल बोर्ड की है, केंद्र सरकार का UPSC एग्ज़ाम जो होता है, आपको जानकारी होगी। तो यहाँ ग्रुप ए में जो सिर्फ अधिकारी जो आते हैं, ठीक है, चाहे इंजीनियरिंग के अधिकारी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव के अधिकारी हो, ये सभी के सभी UPSC का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसके माध्यम से यहाँ पर ग्रुप ए के अधिकारी आएंगे। इसकी भर्ती अलग है। ठीक है, मतलब ये UPSC के माध्यम से हो जाते हैं। अगली बात करें ग्रुप बी के बारे में बात करें तो इसके कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। इसका एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता। ध्यान समझना, ग्रुप बी का एग्ज़ाम आपका नहीं होता है, इस बात को दिमाग में बिठा रखना। तो ये ग्रुप बी वाले आएंगे कहाँ? तो ये ग्रुप बी जो है वो ग्रुप सी के प्रमोशन से आते हैं। कहाँ से आएंगे कि ग्रुप सी का जो भी है, यहाँ से ध्यान समझना, इसका जो भी प्रमोशन होगा, है ना, जो भी प्रमोशन जो होता है, ठीक है, जो भी प्रमोशन होता है वो वहाँ से ये यहाँ पहुँचेंगे। कहाँ पे? आपके पास में ग्रुप बी में। एग्ज़ाम इसका नहीं होता है। ग्रुप सी का जो प्रमोशन होता है वो आपको ग्रुप बी में लेके जाएगा। तो ग्रुप बी में एक अलग सी पोस्ट होती है, मतलब ग्रुप बी की जो पोस्टें होती है वो यहीं से आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो आपके पास में मोटे तौर पर ध्यान से देखना, ग्रुप ए का जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी के माध्यम से होगा, मतलब ग्रुप ए की भर्ती जो होती है, और उसमें आईएएस या आईईएस लोग ही होते हैं। ग्रुप बी के कोई एग्ज़ाम होता नहीं है, वो ग्रुप सी के माध्यम से जाते हैं। अब ग्रुप सी जो होता है उसको एक बोर्ड जो करवाता है एग्ज़ाम, आरआरबी, ठीक है, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आरआरबी होता है, ठीक है, ये एक बोर्ड होता है जो रेलवे में भर्तियां करवाता है। कौन करवाता है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है। तो ध्यान से समझना इसमें कि आरआरबी जो एग्ज़ाम करवाता है, यहाँ पर आपके पास में ग्रुप सी और ग्रुप डी के ही एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है। आरआरबी मतलब एक बोर्ड, जैसे कि आपके पास में आरपीएससी बना हुआ है, यूपीएससी बना हुआ है ना, एसएससी बना हुआ है, तो वैसे ही रेलवे में जो भर्तियों के लिए आरआरबी बना हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। इसके माध्यम से एग्ज़ाम होते हैं, ये वाला और ये दोनों के एग्ज़ाम इसके माध्यम से ही होंगे, ठीक है। अब बात ये है कि भाई ग्रुप सी में कौन जाएगा और ग्रुप डी में कौन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप सी की बात करें तो इसमें जो होता है वो 12वीं पास, ठीक है, 12th पास वाले एग्ज़ाम जो होते हैं, और उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। कौन सा? एक तो 12वीं पास, और स्नातक वाले जो है वो कौन से? ग्रुप सी में जाते हैं। तो ग्रुप सी में जो भर्तियाँ होती है, जो लोको पायलट, टीटी, है ना, एग्जाम्पल समझ लेना, इसके जो होते हैं लोको पायलट, ठीक है, टीटी और जेईएन वगैरह जो होते हैं वो इसके अंतर्गत चले जाते हैं। तो ध्यान समझना इसमें मेरी बात को, कि इसमें ये काफ़ी नहीं है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ, मुझे सिर्फ ग्रुप डी समझाना आज, ठीक है। मैं अगर आपको ये समझना है तो मैं अलग से ग्रुप सी का अलग से पूरा डिटेल से बना दूंगा वीडियो, ठीक है। तो अभी मैं ग्रुप डी समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मेन बातें जो है, जो चीज़ है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ग्रुप सी में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है नॉन टेक्निकल वाला जो भी है, वो सभी इसमें आते हैं, ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रुप सी में आपको 12वीं पास, या तो 12वीं पास पे एग्ज़ाम होगा, या फिर आपके पास में ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और ख़ास बात ये कि इसकी जो सैलरी की बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें तो 19,000 से स्टार्टिंग सैलरी 19,000 से लेकर के 35,000 के मध्य में रहती है। स्टार्टिंग सैलरी जो है 19,000 से लेकर के 35,000 के मध्य में आपको रह सकती है इसकी, ठीक है। यहाँ ध्यान से रखना, लोको पायलट, टीटी वगैरह जो होते हैं। इसके बाद में आपका ग्रुप डी जो होता है, ग्रुप डी जो होता है, हम लोग इसकी बात करें तो ये 10th पास होता है, ठीक है, 10th पास पे एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ध्यान समझ लेना, अभी मैं ग्रुप डी के बारे में और भी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो अब मोटे तौर पर आपके पास में अगर भारतीय रेलवे के तो 4 अलग अलग कैटेगरीज में एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम क्या है? ग्रुप ए में जो यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है, उसमें आईएएस और आईईएस के लेवल के अधिकारी जो है वो ग्रुप ए में आ जाएंगे, ठीक है, वो टॉप क्लास के होते हैं। उसके बाद में ग्रुप बी का एग्ज़ाम नहीं होता, वो ग्रुप सी के जो भी लोको पायलट, टीटी वगैरह जो होते हैं वो प्रमोशन होकर के ग्रुप बी में आ जाते हैं, ठीक है, प्रमोशन होने के बाद में आते हैं। तो अब आपके पास में ग्रुप सी और ग्रुप डी बचता है। तो ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है वो 12th पास पे होता है और ग्रेजुएशन पे होता है, 2 अलग अलग है, ठीक है। सॉरी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके एग्ज़ाम जो होते हैं वो आरआरबी एनटीपी मतलब आरआरबी जो करवाता है, ठीक है, अपने अपने स्तर पे करवाएंगे। इनकी सैलरी जो होती है 19,000 से लेकर के 35,000 होती है। अब उसके बाद में हम लोग बात करें ग्रुप डी की, तो ये 10th पास पे होता है। ग्रुप सी 12वीं और ग्रेजुएशन, और ग्रुप डी जो है वो 10th पास पे होता है। अब ये है कि अब मेरे को जो पूछा गया वो ग्रुप डी क्या होता है। अब हम लोग ग्रुप डी में अब पहुँचे, तो वहाँ पर 10th पास वाला किसी भी स्टेट, इंडिया का किसी भी भाग का इंसान एग्ज़ाम दे सकता है, 10th पास वाला, ठीक है, बात समझ रहे हो। इसकी जो आपके पास मिनिमम एज जो होती है 19 से लेकर के 33 साल जनरली रहती है, 19 से लेकर के 33 साल तक। चलिए, तो अब 10th पास में ग्रुप डी में कौन कौन से काम करने पड़ सकते हैं, काम या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, कौन कौन से काम या जॉब आपको ग्रुप डी वालों को करना पड़ सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम लोग इससे आगे देखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपके पास में 4 अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, एक तो ग्रुप ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो अभी हमने बाकी के बारे में हम बात करने वाले हैं नहीं,
अभी जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो ग्रुप डी के बारे में। तो ग्रुप डी में सबसे पहली बात कि भाई इसकी योग्यता क्या होती है। तो ग्रुप डी की जो योग्यता होती है वो आपको 10th पास मांगा जाएगा। कितना? 10th पास ही मांगा जाता है, ज़्यादा योग्यता इसमें नहीं होती है। हाँ, सुनना ध्यान से, इसको 10th पास पे आपको मांगा जाएगा। तो इसके सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें कम से कम मतलब 90,000 से 1 लाख सीटें आती है हर साल, है ना। मतलब एवरेज साल या 2 साल के अंदर 1 लाख सीटें तो लगभग रहती है। 90,000 से 1 लाख एक 20 तक पहुंच जाती है, काफ़ी सीटें आती है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि भाई सब 10वीं पास मांगते हैं तो बहुत ज़्यादा आवेदन होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके आवेदन होते हैं, ठीक है। 10th पास में ग्रुप डी की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ग्रुप डी की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके बारे में जानकारी। इसके बाद उम्र जो होती है वो 18 से लेकर के 33 साल तक उम्र होती है। आप लोग आवेदन कर सकते हो जिसकी उम्र जो है 18 से लेकर के 33 साल की है, ठीक है। अब अलग अलग कैटेगरीज में छूट मिल सकती है, 2 या 3 साल की, 4 साल की, 5 साल तक की छूट मिल सकती है। वो नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद में इसकी सैलरी की बात करें तो 18,000 मिनिमम, मतलब जब आप पहली बार लगोगे तो आपको 18,000 रुपये सैलरी मिल सकती है, या उससे ऊपर में 18 या 19,000 तक रहती है, ठीक है। तो ये आपके पास में जो योग्यताएं जो है वो ये होती है, ठीक है, योग्यताएं वगैरह सब। उसके बाद में उनको काम क्या करने होते हैं, उसके बाद में उनको काम क्या करने होता है, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद में तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में काम जो होता है सबसे पहले कि एक गैंगमैन का काम होता है। कौन सा? गैंगमैन। गैंगमैन का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि गैंग बना करके घूमना है, वहाँ पर पटरियों का परीक्षण करते हैं। जैसे पटरियाँ लगी है तो वहाँ पर जाकर के उन पटरियों को वो चेक करते हैं कि कहीं कुछ पटरियों में खराबी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कोई कुछ कटा हुआ तो नहीं है, कोई टूटा हुआ भाग तो नहीं है। तो वो गैंगमैन के अंतर्गत आता है पटरियों का परीक्षण करना, ठीक है। उसके बाद में आता है ट्रैकमैन। ये भी लगभग उसी टाइप का काम होता है, गैंगमैन ट्रैक, क्योंकि एक ही भर्ती के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी न किसी एक काम को आपको सेलेक्ट करना होता है। तो अगला होता है वो आपका ट्रैकमैन होता है। क्या होता है? ट्रैकमैन। वो ट्रैक को चेक करता है, चेंज नहीं करेगा, ट्रैक को चेंज करेगा या चेक करेगा, जो भी उसका काम होगा वो देख लेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है पॉइंटमैन। ये क्या होता है कि सिग्नलों को बदलता है। कभी कभी आपने लाल लाइट भी देखी होगी, कभी भी येलो लाइट देखी होगी, है ना। तो वो सिग्नलों को जो बदलता है उसको बोलते हैं पॉइंटमैन बोलते हैं। क्या कहते हैं? सिग्नल जो बदलता है उसको क्या बोलेंगे कि सिग्नल चेंज जो करता है उसको बोलते हैं पॉइंटमैन। क्लियर है? ये भी आपका ग्रुप डी के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद में एक काम आता है पोर्टर करके आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो सामान को जो है ट्रेन का जो भी सामान रहेगा वहाँ पर वो उस सामान को इधर उधर करेगा। वो जो भी पड़े रहता है सामान रहता है उसका ट्रेन का, उसके सामान को इधर उधर ले जाने का, रखने का काम कौन करता है? पोर्टर करता है। उसके बाद में आता है की मैन आता है। क्या आता है? की मैन। ये जो होता है वो 6 किलोमीटर तक ट्रैक के हर एक की मैन को अपने एक 6 किलोमीटर का इनको रेंज दे दिया, भाई आपको 6 किलोमीटर तक इसके देख रेख या संभाल करना है। कुछ भी टूट फूट होती है आपको आपके अंडर में आएगा तो आपको वहाँ की जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि एक आदमी जो कहीं और बैठा हुआ, बॉम्बे बैठा हुआ ना, वो जयपुर जा करके थोड़ी ना ट्रैक चेक कर सकता है। तो हर एक को आपको 6 किलोमीटर में क्या कर दिया, आपको ट्रैक दे दिया जाएगा। इस 6 किलोमीटर में इस रेंज में आपको अपने ट्रैक को देखभाल करनी है, संभालना है, तभी संभाल हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। उसके बाद में आता है गेटमैन। गेटमैन आप जानते हो कि जैसे फाटक को बंद करने वाले और खोलने वाले आपने देखे होंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं गेटमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटमैन, जो फाटक पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है लेबरमैन, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना कि वो जो पटरियों को इधर से हटा करके इधर लगाएंगे, इधर से। ऐसा नहीं कि सभी काम एक ही जना करेगा, ऐसा नहीं है, सभी काम एक जना नहीं करता है, वहाँ पर वो लेबरमैन करता है, ठीक है। जो पटरियों को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ता है, किसी को हटाता है, ठीक है, ट्रैक को चेंज करता है। उसके बाद में आता है आपके पास में शंटर। शंटर क्या करता है कि डिब्बे और बोगियां जो रहती है, कभी कभी आपने देखा होगा खाली बोगियां और डिब्बे चलते रहते हैं बार बार, उसको व्यवस्थित करने का काम कौन करेगा? शंटर करेगा, ठीक है। इसके बाद में हॉस्पिटल मैन भी होता है जो मेडिकल सुविधाओं की देखभाल करता है, मेडिकल सुविधाएं को देखता है। हॉस्पिटल अटेंडेंस बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल अटेंडेंस, ठीक है। तो ये आपके पास में ग्रुप डी के काम हो गए, ठीक है। बात समझ लेना। सबसे पहले मैंने बात करी कि भाई इसकी योग्यता क्या होती है, किस तरीके से, और इनके काम क्या है। अब बात आती है कि इनकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने क्लियर रख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है। भर्ती प्रक्रिया की बात करें हम लोग तो चलिए, तो अब हम लोग और आगे बात करते हैं कि भाई इसकी जो भर्ती जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या स्टेप्स रहती है। देखो क्या होता है, हमने समझ लिया। अब भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो इसकी 3 स्टेप्स होती है। भर्ती प्रक्रिया की 3 स्टेप्स है। कितनी? 3 स्टेप्स है। सबसे पहले जो होता है वो होता आपका
ध्यान से देखना, भर्ती प्रक्रिया जो है उस ग्रुप डी की, वो उसमें 3 स्टेप्स में होता है पूरा। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहला जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग CBT। क्या बोलते हैं? CBT टेस्ट कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होता है इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें रहती है। अगली बात, इसके बाद में इसके फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया तो उसको फिर सेकेंड स्टेज में जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पर आपका शारीरिक दक्षता चेक की जाएगी, शॉर्ट में हम लोग PET बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET, फिजिकल चेक करते हैं, दक्षता चेक करते हैं शरीर। उसके बाद में अगला जो होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लास्ट 3 स्टेजेस में होगा। एक तो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात हम लोग करें कि ये जो बाद की प्रक्रिया है, ये दोनों जो है वो बाद की प्रक्रिया है। कब की? जब आपने CBT पास कर लिया है तब की प्रक्रिया। कब? जब आपने CBT पास कर लिया हो। तो CBT क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि इसमें टेस्ट जो होता है, सुनना ध्यान से, इसमें टेस्ट जो होता है वो कंप्यूटर पे होगा। आपका जो भी एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पे होगा, आपको पेपर नहीं मिलेगा। कंप्यूटर पे होगा तो आपको वहाँ पर 100 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न? ध्यान से देख लेना, 100 प्रश्न रहेंगे। यहाँ सबसे मेन बात ये है समझना, 100 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे। 100 प्रश्न 100 नंबर के रहेंगे, 100 प्रश्न 100 नंबर के रहेंगे, ये बात याद रखना। 100 प्रश्न आपके 100 नंबर के रहेंगे और वो जो करना है आपको 90 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। यानी कि एक प्रश्न को 45 से 50 मिनट एवरेज मान के चलो, है ना, 45 से 50 मिनट ही एवरेज मान के चलो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन हम लोग 45 से 50 मिनट मान के चल रहे हैं। अब आप उन प्रश्नों को करने हैं, कितने प्रश्न? 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं, वो भी कंप्यूटर पे करने हैं। अब ये 100 प्रश्न कौन कौन से होंगे? 100 प्रश्न कौन कौन से होंगे उसकी बात करें, ध्यान से देखना। तो उसमें आपके गणित के 25 प्रश्न मिलेंगे। 25 प्रश्न 25 अंकों के होंगे, 25 माइनस मार्किंग होगी इसमें, ठीक है। 25 प्रश्न 25 अंकों के। अगला रीजनिंग की आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मानसिक योग्यता, आपके पास में कितने प्रश्न मिलेंगे? 30 प्रश्न मिलेंगे। गणित के 25 प्रश्न, रीजनिंग के 30 प्रश्न। उसके बाद में आपको सामान्य विज्ञान, यानी कि 10वीं तक की जो विज्ञान है उसी के प्रश्न आपके वहाँ तक आएंगे, आपके 25 प्रश्न वो रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका जीके का जो पोर्शन है, जीके जो है और करंट अफेयर्स जो है, वो दोनों को मिला करके आपको 20 नंबर्स का ही आएगा। तो आप सीधा दिख रहा है ना, कि जिनका भाई वहाँ पर साइंस वालों की ज़्यादा डिमांड होती है। जनरली साइंस वालों का मतलब है कि 10वीं तक जिनकी साइंस अच्छी हो, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल आपको साइंस सब्जेक्ट से ही पढ़ना है, क्योंकि 10वीं पास में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सॉरी। तो अब आप, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि भाई आपके पास में 100 प्रश्न कैसे होंगे। 25 गणित के हैं, 30 रीजनिंग के हैं, साइंस के आपके 25 हैं और जीके के आपके 20 है। ये मिला करके 100 प्रश्न होते हैं और आपको 90 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब उसके बाद में अब सिलेबस सबका अलग अलग रहेगा, किसका क्या सिलेबस है वो मैंने, जैसे मैं अभी मैथ का जो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैथ का मैंने सिलेबस का जो वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग देख ले उसको कि मैथ में क्या क्या सिलेबस में है, ठीक है। हम पूरा मैथ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में मैं आपको रीजनिंग भी मैं खुद ही करवा दूंगा आपको, तो ये दोनों पोर्शन में आपको करवाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई पैसा नहीं देना है आपको, लेकिन आपको वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सभी समझ में आ गया होगा। ये आपके पास में एक भर्ती प्रक्रिया रहती है, तो मेन इसमें जो होता है वो यही होता है, CBT। अगर आपने ये पास किया तब आप यहाँ पहुँचोगे और यहाँ से फिर आप लोग यहाँ पहुँचोगे। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT आपको पास करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य, नहीं तो आप लोग आगे स्टेज में नहीं जा पाओगे। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी, अच्छी जानकारी थी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली जानकारी के लिए। अगर आपको जो भी जानकारी चाहिए, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके दे दें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें आपको जानकारी कैसी लगी। तो भी आप लोग अगर पसंद आई है जानकारी तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आई तो बताइए कि क्या पसंद नहीं आया है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।